अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूँ शाज़िया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और समी इब्राहिम। हम बात करेंगे कि शदीद गर्मी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और इस सूरत हाल में फिर सोने पर सुहागा के कारोबार बंद हैं, चूल्हे ठंडे और पानी की एक बूंद भी ना मिले तो क्या होता है? वही होता है जो कल पंजाब की सड़कों पर देखा गया। अपने मुतालबात के लिए एहतजाज करना जमहूरी हक है, लेकिन एहतजाज की आड़ में कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाना कहाँ की अक्लमंदी है? जरा आप सोचिए, जिस ट्रेन और दफातर को कल जलाया गया वो किसके थे? वो तो हम सबकी मुश्तरका मलकियत हैं। जिस फलों की रेडियों को कल गिराया गया, दुकानों को तोड़ा गया, वो भी तो हमारे अपनों की हैं। खुदारा ऐसा मत कीजिए, गुस्से का इजहार जरूर करें, लेकिन अपने वोटों के जरिए उन तमाम हुक्मरानों को आप मुस्तरद कर दीजिए जो आपका एक मसला भी आप समझते हैं कि वो हल नहीं करना चाहते। बहरहाल आज तवानाई कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, ये पहले भी हुई थी। हम दुआ करते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा ऐसा ना निकले जो कल सड़कों पर हमें सब लोगों को देखने को मिला। साथ ही हम बात करेंगे कि क्या ये हकीकत नहीं कि एक सजा याफ्ता शख्स 18 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला कर रहा है। जी हाँ, ये रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने। देखते हैं कि स्पीकर रेफरेंस केस का फैसला क्या आता है। आया कि हमारी किस्मतों के फैसले ऐसे ही होते रहेंगे या कोई तब्दीली भी हो सकती है? हमारा आज का सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि कौमी अमलाक के जो नुकसानात हैं, इनके जिम्मेदार कौन हैं? जो कल पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की सड़कों पर होता रहा, कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, इन नुकसानात के जिम्मेदार कौन है? अपनी राय दीजिए, ईमेल के जरिए, टेलीफोन कॉल कीजिए या SMS के जरिए अपना जवाब जो है वो हमसे शेयर कीजिए। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज के दिन की ताज़ा तरीन खबरें क्या है समी साहब और काली साहब के साथ पास ये आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज के दिन की खबरें लेते हैं समी साहब और काली साहब से। जी काली साहब। शाजिया, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा अहमद मुख्तार साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो बड़ी सिग्निफिकेंट है और मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ सुनकर। जो मिनिस्ट्रियल कमेटी थी या वजारती कमेटी थी इस तवानाई बुरान के ज़मन में, तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि जी ये काम हमसे नहीं हो सकता। 3 महीने तक तो इस बिजली के बुरान से हम बरा नहीं हो सकते। अच्छा। और मैं एक चैलेंज के तौर पर उन्होंने फरमाया कि इसको मैंने लिया था, अब लोग दीगर भी मेरी मदद करें। तो ये उन्होंने हमें पहली इतला तो ये दी। और साथ पहले वजीर नहीं है जिन्होंने ये कहा। नहीं, पहले वजीर तो ये कहते थे हम बिल्कुल ठीक कर देंगे। इन्होंने कम से कम हमें किसी भी, उन्होंने कहा भी 3.5 रहना टाइप हमें अच्छा। दूसरा उन्होंने ये बताया जी कि जो सरकारी इदारे हैं उनके ज़िम्मे बिजली के जो वाजबात हैं वो 167 अरब रुपए है। अच्छा। और जो कि ये जो सरकारी हैं और निजी तकरीबन बनते हैं 212 अरब। अच्छा। 212 अरब करीब, या शायद ये फिगर उलट हो सकती है, मैं थोड़ा हो रहा हूँ कि 212 अरब जो है वो सरकारी ने देने हैं, 166 जो है शायद वो ये फिगर है। टोटल 378 बिलियन। सही। अब सवाल जो मैं यहाँ उठाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम अगर 2 महीने बिजली का बिल ना दें, हमारी तो बिजली कट जाती है, तो ये इनसे बिजली के पैसे क्यों नहीं लेते? अच्छा, इन्होंने नहीं लेने। और एक दूसरा जो सवाल इस स्टोरी के हवाले से उठता है शाजिया कि अगर मैं कहीं काम करता हूँ और मुझे कहा जाता है कि जी ये मेरा काम है और ये मेरा मुआवजा है, और मैं उन्हें कहता हूँ जनाब कि ये काम तो मुझसे नहीं हो सकेगा, तो मेरे साथ क्या सलूक होगा? तो ये एक तो मैं इस पर बात करूँगा। और ये साथ जो अभी आपने फरमाया कि ये एक और कॉन्फ्रेंस आ रही है, ऐसी कई हम कुछ अर्से पहले देख चुके हैं और उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। वही नतीजा निकला जो कल निकला था, और खुदा करे कि आज वो ना निकले जो कल निकला। सड़कों पर देखा। बिल्कुल। दूसरी खबर शाजिया वो भी मेशत से जुड़ी हुई है। करंट अकाउंट डेफिसिट की जो ताज़ा तरीन हमें फिगर्स आई हैं वो ये है कि 4 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा। लिहाजा मतलब ये जो ओवरऑल सिचुएशन मेशत की बन रही है, यूँ लगता है कि मेशत हमारा सबसे नेगलेक्टेड या नज़रअंदाज शुदा शोबा है, और उसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है जो बिजली के मामला है। कल हमने एक स्टोरी डिस्कस की थी शाजी, और हम उस पर बात इसलिए नहीं कर सके क्योंकि साथ ही ब्रेकिंग पे चले गए और बहुत बड़ा वाक़या हुआ। जो एक स्टूडेंट जो है वो कल 5 जो है वो शहीद हो गए। बलूचिस्तान में जो ग्रेट गेम चल रही है, जैसे मैंने कल अर्ज़ किया था कि वहाँ अब जो प्रॉक्सी वार है उसका जो मरकज़ है वो अफ़गानिस्तान नहीं बल्कि बलूचिस्तान है। और वहाँ पे एक नहीं कई ताकतें आपस में नबुर्द आज़मा हैं, जिसमें अमेरिका है, चाइना है। और ये भी सुना है कि ये जो एथनिक मसला या ये जो एक शिया सुन्नी मसला वहाँ पे आया, वहाँ पे जो प्रॉक्सी वार है ईरान की और सऊदी की चल रही है, तो हम क्या कर रहे हैं भाई?
हम जो है अभी कुछ पता नहीं, आज टेकअप करना है चीफ जस्टिस साहब ने, ये जो मिसिंग और पर्सनस का है या बलूचिस्तान का इशू है, इसको हम क्या सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा स्टेक है वहाँ पे। इसी के साथ शाजिया, हमने कल बात की थी अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, ये भी खबर हम कल डिस्कस नहीं कर सके कि अब ये असल खेल क्या होता है। ये जंग में हमें कौमी तराने सुनाते हैं, ये अब तालिबान आ गए हैं, ये जी मगरब और मशरक़ की लड़ाई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। लड़ाई होती है आपस में बंदर बांट की। और लड़ाई क्या हो रही है, जैसे मैंने कल बताया था कि 1.9 ट्रिलियन डॉलर का कॉपर पड़ा हुआ है। अगर इस फिगर का थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना हो तो आप यूँ देखिए कि 1000 अरब डॉलर का 1 ट्रिलियन है, तो 2000 ट्रिलियन डॉलर का कॉपर वहाँ पड़ा हुआ है। और पाकिस्तान की मैशियत टोटल 170 बिलियन डॉलर की है, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है। और साथ वहाँ पे हमने कल भी बताया था कि तकरीबन 2 बिलियन डॉलर का वहाँ पे ऑयल पड़ा हुआ। तो इस पे चाइना, इंडिया और अमेरिका की अब लड़ाई हो रही है। और 28 तारीख को जो एक कॉन्फ्रेंस चल रही है वहाँ पे, वो इसमें ये असल में इशू ये है कि अब चीन अंदर घुस आया है जी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जंग की सूरत में अमेरिका ने की थी, तो ये एक बहुत बड़ा मसला उनके लिए बना। इस पे आज हम बात करेंगे। और एक और खबर यूके से बड़ी इंटरेस्टिंग, ये एक रिपोर्ट आई है जो कि गार्जियन में छपी है कि गुर्बत हमें तो दरपेश है ही, मगर ये जो खुशकिस्मत आबादियाँ और इलाके थे यूरोप के, वहाँ पे बताया गया है कि तकरीबन 36 लाख घराने सिर्फ यूके में यानी बरतानिया में वो शदीद गुर्बत का शिकार हैं और बिल्कुल एज पे खड़े हैं। और ये वो लोग हैं जिनके पास नौकरियां हैं। इसमें तकरीबन 70 लाख लोग बनते हैं। वहाँ की गुर्बत का लेवल क्या है? वहाँ की गुर्बत का लेवल, और तकरीबन 2.2 मिलियन बच्चे जो वहाँ पे हैं, उनको खुराक नहीं मिलती। महीने के आखिर में ये वो हाउस होल्ड हैं जिन्हें खाना मुनासिब नहीं मिलता। तो ये पूरी दुनिया में जो ये क्राइसिस आया है, इस पर भी हम बात करेंगे कि ये क्यों आया है। सही, समी साहब के पास जा। समी साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है फैसलाबाद से। कल जो फैसलाबाद में होता रहा सबके सामने, सड़कों पर किस तरह तोड़फोड़ होती रही, इसी हवाले से एक ब्रेकिंग है कि तवानाई बहरान के खिलाफ तोड़फोड़ करने पर 1800 अफराद के खिलाफ 4 थानों में मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। ये जो मुकदमात हैं थाना मदीना टाउन, सरगोदा रोड, समनाबाद और पीपल्स कॉलोनी में किए गए हैं। इन मुकदमात में बैंकों को लूटने की कोशिश करने, सीएनजी स्टेशन पर हमले जो किए गए और तोड़फोड़ जो की गई, दुकानों को जलाया गया, पेट्रोल पंप्स को जलाया गया, उस हवाले से मुकदमात शामिल हैं। इन मुकदमात में 7 अफराद को नामजद मुलजिम भी जाहिर किया गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन से। मोहिउद्दीन, मुकदमात तो दर्ज कर लिए गए हैं, क्या अब हम कह सकते हैं कि इससे डर कर लोग भाग जाएंगे और आज वो सीन हमें सारा नहीं वहां पे सड़कों पर देखने को मिलेगा जो पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं? शादिया, ऐसा मुमकिन नहीं है जो जिस तरह आपने कहा कि डर के भाग जाएंगे, क्योंकि पहले आपने ये तमाम बातें बता दी कि मुकदमा दर्ज हुए किस किस थाने में। अगर बात की जाए कि मुजाहरे रुक जाएंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। पिछले महीने फैसलाबाद में बिल्कुल इसी तरह की लूटमार हुई थी। गुलाम अहमदाबाद के इलाके में जड़ावाला रोड से और समुद्री रोड, सरगोदा रोड, तमाम इलाकों में ऐसे ही तोड़फोड़ की गई थी। बैंकों को इसी तरीके से लूटा गया था और 9 मुकदमा दर्ज किए गए थे मुख्तलिफ थानों में। एक भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था पुलिस की जानिब से, और अब फिर उसी किस्त को दोहराया गया है। और जो कल सारा दिन शहर में जलाओ गिराव होता रहा और जो अमन अमान की सूरत हाल बदतर रही फैसलाबाद में, उसके 4 मुकदमा तो दर्ज कर लिए गए हैं। लेकिन सबसे अहम बात कि 5 मुलजमान को मौका से गिरफ्तार किया गया था। जो लोग नई गाड़ियों को सीएनजी स्टेशन के साथ शादिया, यहाँ पर एक शोरूम था गाड़ियों का जिसके अंदर घुसकर उन्होंने नई गाड़ियां जो अंदर खड़ी है जो इनको तोड़ा था, वहां से 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, 4 को छोड़ दिया गया है। मंसूराबाद पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया था, उनको भी छोड़ दिया गया है। जिसका मतलब ये है कि ये मुकदमा सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरे करने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहिउद्दीन आपका भी। आप हमसे आप अपने प्रोग्राम में भी इसी हवाले से जरूर बात करेंगे, वहाँ हमारे साथ रहेगा। अब समी साहब से खबरें लेते हैं। समी साहब, यहाँ पर तो पिछले 2-4 दिन से यही हो रहा है, आपके पास क्या खबरें हैं? समी साहब, आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि समी साहब के साथ जो हमारा राब्ता था वो मुनक़ते हो गया। देखा आपने फैसलाबाद में क्या चल रहा है? देखिए, ये 1800 मुकदमात तो दर्ज कर दिए, मगर जो सबसे इसमें तकलीफदेह बात है कि यहाँ पे अब इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए हैं। अब जो सेंटर है वो कहते हैं जी पंजाब करवा रही है, पंजाब कहती है। अच्छा भाई, आप बिजली पैदा कर दें हजूर, आप जो है ये एरियर्स दे दें। पंजाब के ज़िम्मे वो बताते हैं 15 अरब रुपए हैं, सिंध के ज़िम्मे 51 अरब रुपए हैं, जो मैं अभी स्टोरी डिस्कस कर रहा था। आप अपने पैसे दे दें। जो चौधरी शुजात ने भी तो फॉर्मूला बताया था ना, आज उनका फिर बयान आया कि अगर पंजाब हमारी बात मान लेता और एनएफसी अवार्ड में से थोड़ा सा हिस्सा दे देता तो पंजाब के पूरे मुल्क की लोड शेडिंग खत्म हो जाती। मैं तो कलेक्टिवली ये कहता हूँ कि वो भी सियासी लीडर हैं इस कौम के, यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये दूसरी दफा जो है, जो ये सारे तकरीबन हुकूमत में रहे हैं, ये हमें ना बताएं
हमें मसला हल करके बताएं। तो मसले का हल बता अच्छा, तो मसले रहे का हैं। हल की नहीं, मसले का हल क्या बताते हैं? एक दूसरे पे डाल रहा है, दूसरा तीसरे पे डाल रहा है। वो कह रहे हैं जी कि हम तीनों सूबे अब रजामंद तो है वो ये कह पंजाब रहे हैं के जी कि अलावा। हम जनाब चीफ मिनिस्टर साहब पे भी मुकदमा करेंगे। ये बात ये जो है रहमान मलिक ने कही। अहमद मुख्तार साहब ने भी इशारा दिया इस रहमान बात मलिक का। ने भी रहमान कहा मलिक है। साहब भी ये कह रहे हैं हाँ। बिजली आप पैदा नहीं कर सकते, हमारी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं। आप सरकारी इदारों से पैसे नहीं लेते, आप गैर सरकारी इदारों से बिजली का बिल नहीं लेते, हमसे बिजली का बिल ले रहे हैं, हमें आप बिजली नहीं देते। और फिर उसके बाद अनरेस्ट होता है तो एक कहता है जी ये अनरेस्ट जो है वो पंजाब ने करवाया है, पंजाब वाले कहते हैं जी हम प्रोटेस्ट करेंगे मगर हम पुरअमन करें। इस कहानी में आम आदमी तो रुल गया, इंडस्ट्री आपकी बर्बाद होगी, रोजगार इंसानों का खत्म हो गया। तो आप अपना काम कर नहीं रहे। और शायद मैं ये बात जो बार बार कहता हूं कि जब आप लोगों का कोई काम नहीं कर सकते तो फिर आप एक ही काम कर सकते हैं, और वो ये कि ये उस पर इल्जाम लगाए, वो इस पर इल्जाम लगाए। मोहिउद्दीन से बात कर लेते हैं। मोहिउद्दीन हमारे साथ लाइन पर है। जी हाजिर। मोहिउद्दीन बताइएगा कि आज सारा दिन आप अभी सुबह से ही आप सड़कों की सूरत हाल क्या देख रहे हैं, और क्या हम ये कह सकते हैं जिस तरह से लोग कल वहां पर तोड़फोड़ करते रहे, जलाओ घेराव करते रहे, कि किसी की इमाम पर हो रहा है, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश भी करती है या नहीं? शादिया इमाम पर तो हो रहा है, लेकिन सूरत हाल इस तरह अभी कायद साहब बता रहे थे कि आप बिजली पैदा कर दें, वो जो पीछे से अगर कोई साजिश की जा रही है वो खुद ब खुद नाकाम हो जाएगी। क्योंकि फैसलाबाद में हर इलाके में मुख्तलिफ जो है फैक्ट्रियां हैं, और वहां पर जो सिटी एरियाज में जो डोमिनेशन है वो हकीकी तौर पर मुस्लिम लीग नवाज की है। और उनके कारकुनों की जानिब से गुज़श्ता 2 दिनों से मेरे पास भी तमाम वो मैसेज महफूज हैं, जिस किस्म के वो मैसेज किए गए कि हमले किए जाएं और तोड़ फोड़ की जाए, अपने नंबर से की गई थी। और वो उसमें ये कहा गया था कि बका का मसला है, और इस किस्म की जो मैसेज जो फैलाए गए थे, और जो लीड भी कर रहे थे कल के खासकर कल का जो मुजाहरा था, अगर वो सूरत हाल तो खराब है। ये बताएं कि क्या लोग ग्रुप्स की शक्ल में आते हैं, लोगों को इकट्ठा कर कर लेकर आते हैं, फिर एकदम आकर हमले करते हैं, सीन सारा कैसे क्रिएट होता है? शादिया ऐसे है कि कल फैसलाबाद में एक इलाका है जड़ावाला रोड, बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां से जब जुलूस निकला तो उसकी तादाद कोई 5 से 6 हजार के करीब थी। उसमें से सिर्फ वो जो 150 लोग हैं, आप पूरी फुटेज में देख सकते हैं कि तमाम स्टेशन पे वही लोग लूटमार कर रहे हैं। उन्होंने मुंह पे कपड़े डाले हुए हैं, कुछ लोगों ने हाथों में जो रुमाल पकड़ के हैं, जब वो हमला करने की कोशिश करते हैं तो वो मुंह के ऊपर रुमाल ले लेते हैं। अच्छा। बाकी तमाम लोग जो मजारिन है, पूरी अगर अब एनालिसिस किया जाए फुटेज का, वो उसी जो गाड़ियों के अंदर है, जो मजदा गाड़ियां हैं, जो लोडर गाड़ियां उसके अंदर सवार हैं, वो जो 100 के करीब का एक ग्रुप है वो तमाम इसको लीड कर रहा है। फैसलाबाद में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि जो बड़े डिपार्टमेंट स्टोर हैं, जिस तरह मल्टी सेक्टर स्टोर्स होते हैं, उसके अंदर घुस जाया गया। एक फैसलाबाद का बड़ा होटल है, वहां घुस के भी लूटमार की गई। अगर अच्छा मोहिउद्दीन, ये सारे फैसलाबाद के लोग हैं या आसपास के जो गांव हैं और इलाके हैं वहां से भी लोग इकट्ठे होकर आ जाते हैं? असल में ये लोग काम फैसलाबाद में करते हैं, लेकिन चूंकि फैक्ट्रियां फैसलाबाद शहर के अंदर हैं, जो इर्द गिर्द के रहने वाले लोग हैं वो काम करने फैक्ट्रियों में आते हैं। जब वहां पर सूरत हाल देखी जा रही है कि बंद है, ये फैक्ट्री मालिक ने आज कॉल दे दी है कि जी आज फैक्ट्री बंद रहेगी। कल हुआ ये था कि जड़ावाला के फैक्ट्री रोड के जो मालिकान थे उन्होंने फैक्ट्रियां बंद कर दी थी। उन्होंने कहा था जी हम 24 घंटे 3 शिफ्ट काम करती हैं शायद 8-8 घंटे की पावर लूम्स में। उन्होंने कहा आज हम अब इस फैक्ट्रियां नहीं चलाएंगे, आपने जो करना है कर लें, अगर आपने शहर जाना है तो ये गाड़ियां खड़ी हैं, इसके ऊपर बैठे और चले जाएं। ये वो सिचुएशन थी जो उन्हें शहर की जानिब लेकर आई, और उसके बाद उन्हें बिल्कुल आजादी दे दी गई कि वो जो मर्जी करें। फिर वो पुलिस ने भी उनको आजादी दी। पुलिस ने 6 किलोमीटर तक का फासला उन्हें पैदल तय करने दिया 5000 लोगों को। अगर उन्हें शहर के बाहर जड़ावाला रोड पे रोका जा सकता था, जो आंसू गैस फैसलाबाद शहर में लाकर चलाई गई, वो वहां चलाकर उन्हें रोका जा सकता था, लेकिन उस वक्त रोका गया। हम बिल्कुल यही एनालिसिस कर सकते हैं कि शायद किसी ना किसी की इमाम पर हासिल है, और जो लोग इस तरह मुजाहिरीन सड़कों पर आते हैं किसी के कहने पर आते हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम मोहिउद्दीन आपका। समी साहब के पास चलते हैं। समी साहब, आपने इससे पहले ब्रेकिंग भी सुनी, गुलाम मोहिउद्दीन से हमारी बात भी हो रही थी फैसलाबाद में। यहाँ पर तो काफी दिनों से यही सूरत हाल चल रही है, आपके पास क्या खबरें हैं वहाँ से? शाजिया, अगर हम आलमी मंजरनामे पर नज़र डालें तो यूनान और मिस्र में, क्योंकि अब इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, यूनान में तो अब कोलिशन भी बनने वाली है, ऐलान हो गया है, और मिस्र में ये बात वाज़े हो गई है कि जो अख़वानुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार है वो इलेक्शन जीत रहा है। इन डेवलपमेंट्स का चर्चा करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर यूरोप और अमेरिका के दरमियान लड़ाई खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि मेक्सिको में G20 ममालिक का इजलास है, जिसमें यूरोपियन यूनियन के सरबराह का कहना है कि आज यूरोप जिस क्राइसिस का शिकार है वो उसका जो सिरा है वो शुरू हुआ था अमेरिका से, क्योंकि जो अमेरिका की कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़ हैं उनका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और अगर नज़र डालें पाकिस्तान के हालात पर, तो एक बड़ी अहम खबर हमें
फाटा से मिली है, वहाँ पर तालिबान ने ये ऐलान किया है कि जब तक ड्रोन हमले बंद नहीं किए जाएंगे, पोलियो की जो कैंपेन है उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उनमें उन्होंने हवाला दिया है, क्योंकि इससे पहले भी जो पोलियो की कैंपेन थी वो CIA के इमाम पर डॉक्टर शकील आफरीदी ने चलाई थी। तो इसलिए हम ये नहीं समझते कि ये कोई जेन्युइन कैंपेन है। तो इससे एक बड़ा बेचारे जो बच्चे हैं उनके लिए ख़तरा लाहक हो गया। और इसके साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान भी एक वार्निंग में है, अगर हम पोलियो को मुकम्मल एरेडिकेट ना कर सके तो पाकिस्तानियों पर पाबंदी लग सकती है कि वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे। ये इस खबर का चर्चा करेंगे। और इसके अलावा मैंने दो ख़बरें इसमें शामिल की हैं शाजिया के। एक भारत के अंदर चुनाई के शहर में एक लड़की जो फुटपाथ पर रहती थी, वो मैट्रिक के इम्तिहान में पूरे स्कूल में अव्वल आई है। 500 में से 427 नंबर लिए। तो इसका ज़रा चर्चा करेंगे कि वहाँ पर टीचर्स ने उसकी किस तरह मदद की। हमारे यहाँ तो बच्चे टीचर्स जो हैं वो इस तरह का रवैया रखते हैं कि बच्चे खुदकुशियों पर मजबूर हो रहे हैं। वहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का क्या ताल्लुक है। इसके साथ एक और ख़बर मैंने इंडिया से इसलिए सिलेक्ट की है जिसमें यह कहा गया कि सिर्फ दिल्ली के जो स्कूल हैं वहाँ पर जो मुसलमान बच्चे हैं उनको दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। और उसमें उन्होंने एक रिसर्च की है, एक सर्वे किया है 100 स्कूल्स का, जिनमें 20 स्कूल ऐसे हैं जिनमें किसी मुसलमान बच्चे को एडमिशन नहीं दिया गया, और 20 स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक मुसलमान बच्चे को दाखिला दिया गया। तो इस बात का चर्चा करेंगे कि वहाँ पर मुसलमान जो हैं वो किस अजियत में, किस मुश्किल में मुब्तला हैं। जी शादिया। समय से प्रोग्राम में आगे जाने से पहले मैं लोड शेडिंग पर आपका एक कमेंट लेना चाहूँगी। आप इस वक्त अमेरिका में हैं, पाकिस्तानी फैमिलीज भी हैं वहाँ पर। ज़ाहिर है वेकेशन में हर कोई अपने मुल्क जाना चाहता है, अपने ख़ानदान के साथ टाइम गुजारना चाहता है, लेकिन यहाँ पर लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है कि लोग तो आने से घबराते होंगे। और वहाँ के लिए लोगों के लिए लोड शेडिंग का जो वर्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज और बड़ा अजनबी सा होगा। देखें, लोड शेडिंग का जो वर्ड है वो तो स्ट्रेंज है, लेकिन जहाँ तक पावर क्राइसिस का ताल्लुक है तो वो अमेरिका में भी रहा। आपसे चंद साल कबल तक कैलिफोर्निया में बाकायदा लोड शेडिंग होती रही। और यहाँ पर भी 3-4 साल पहले, 5-6 साल पहले इस तरह हुआ था कि बिल्कुल कोलैप्स कर गया था। और कोई तकरीबन 11 रियासतें थी अमेरिका की जिनमें बड़ा लंबा, कोई तकरीबन 36 घंटे तक का ब्लैकआउट पीरियड आया था। लेकिन इस वक्त यहाँ पर बिजली की कोई शार्टेज नहीं है। और जहाँ तक आपने पाकिस्तानियों का जिक्र किया, यकीनन वो इस बात से घबराते हैं। और यहाँ पर तमाम पाकिस्तानी इस बात पर मुत्तफिक नज़र आते हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो तवानाई है, बिजली है। अगर बिजली हो तो कारोबार होगा, कारोबार होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, गुर्बत खत्म होगी, लॉ एंड ऑर्डर पर भी जो है सूरत हाल काबू पर आएगी। मैं सुन रहा था गुफ्तगू, सिर्फ एक कमेंट करूंगा। मैं इत्तफाक करता हूँ काजी साहब से और गुलाम मोहिउद्दीन साहब से भी कि बिलाशुबा हो सकता है इन मुजाहरों में सियासत भी हो और लोगों को भड़काया जा रहा हो, लेकिन असल बात यह है कि अगर ये हुकूमत बिजली पैदा कर देती तो ये कोई भी साजिश नहीं हो सकती थी, किसी तरह कोई किसी को भड़का नहीं सकता था। और मेरा ख्याल है कि 5 साल तकरीबन होने को आए हैं इस गवर्नमेंट को, और अभी भी ये तवानाई कॉन्फ्रेंसेस जो मुनक़द करके सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं। और हमारे यहाँ कैपेसिटी मौजूद है, सिर्फ पेमेंट का मसला है, IPPs को पेमेंट करें तो आज भी पाकिस्तान की तारीकी ख़त्म हो सकती है। और मुझे यकीन है कि आप वापस आने से नहीं घबराएंगे लोड शेडिंग की वजह से। नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा। मैं तो बस ये अगले 3-4 दिनों में इंशाल्लाह आपके दरमियान मौजूद हूँगा। चलें, अब स्पीकर रूलिंग केस की बात करते हैं। काई साहब, आज जो है वो दलाइल मुकम्मल करने के लिए कहा गया है। कामरान हमारे साथ हैं, उन्होंने हेयरिंग पर जाना है। पहले कामरान से बात कर लेते हैं। कामरान, जब से हेयरिंग चल रही है बड़े सख्त जुमलों का तबादला हो रहा है अटॉर्नी जनरल के दरमियान, चीफ जस्टिस के दरमियान। आज कोई केस का फैसला मुतवक्के है स्पीकर रूलिंग केस का? जी बिल्कुल शाजिया, आज अटॉर्नी जनरल को कहा गया है कि वो 11 बजे तक अपने दलाइल जो हैं वो मुकम्मल कर लें और उसके बाद अगर किसी दरख्वास्त गुजार ने रिज्वाइंडर यानी अपने जवाब में दलाइल देने होंगे तो वो दलाइल दे सकेगा। और गालिब इम्कान है कि आज इस केस का फैसला हो जाएगा। माफी चाहता हूँ। जी जी। इसके बाद इसमें जब ये हियरिंग मुकम्मल हो जाएगी तो दो ही बातें होंगी, या तो फैसला महफूज कर लिया जाएगा या फिर कोई शॉर्ट ऑर्डर जो है वो सुना दिया जाएगा। और शादिया, मैं इसमें बताता चलूँ खास बात के जब से ये समाअत हुई है स्पीकर रूलिंग की और प्राइम मिनिस्टर की एलिजिबिलिटी की बात चली है, उस दौरान अभी तक जो भी आर्गूमेंट्स आए हैं, जो दलाइल और जवाबी दलाइल और अटॉर्नी जनरल का जो मौक़िफ़ और ख़ास तौर पर
जो 3 रुकनी बेंच ने जो भी रिमार्क्स वगैरह दिए हैं उसकी रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि इस बात का कभी इम्कान है कि कम से कम वजीर आजम के हक में फैसला आना जो है वो बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रहा है। ये जो कुछ फैसला तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो दलाइल दिए गए, जो रिमार्क्स आए जजों की जानिब से और जिस रुख पर चला है ये केस, उससे ये हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये कोई जो फैसला होगा ये कम से कम वजीर आजम को यकीनी तौर पर सही। इसका मतलब आने वाले दिनों में हम कोई बड़ी खबर जो है वो उसकी तवक्को कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान, आपका वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इसी खबर पर कुछ कमेंट्स लेंगे काजी साहब और समी साहब के, और आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक कॉलर है अमेरिका से हमारे साथ, शबाना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। जी, मेरा बहुत बहुत सलाम समी साहब को, सईद काजी साहब को। जी जी, आज के सवाल का जवाब मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम ही लोगों ने इनको वोट दे के लेकर आए और उसके बावजूद भी ऐसा चल रहा है। बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम में इंसानियत कहाँ है? टारगेट किलिंग है, चाइल्ड अब्यूजिंग, चोरी, झूठ, एवरीडे यही सारी चीजें सुनने को मिलती हैं। हम में तो इंसानियत ही नहीं है। तो ये जो कल कुछ भी हुआ फैसलाबाद में, ये तो सिर्फ जस्ट एक हमारे अंदर की सारे फ्रस्ट्रेशंस थी। ठीक, बहुत शुक्रिया शबाना आपका। यकीनन हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि एटलीस्ट जो हमारे कौमी निजी अमला के हम लोगों ने ही इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। जी काजी साहब। हाँ, वो सही फरमाती हैं कि चूँकि हम एक एक्सट्रीम सिचुएशन में रह रही हैं और पूरी दुनिया एक्सट्रीम सिचुएशन में है। अगर आप ये देखें तो जहाँ तक तो प्रोटेस्ट का ताल्लुक है तो आप मिस्र में देख लें हो रहे हैं, उसके बाद आप देखें यूरोप में हो रहे हैं, अभी आप चंद आने वाले दिनों में देखेंगे कि यूनान में कैसे होता है इस इलेक्शन के बाद। अभी समी साहब इस पे बात भी करेंगे। तो निजी अमलाक वहाँ भी टारगेट हो रही हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को और आम आदमी को दीवार के साथ लगा देते हैं, लोगों को लगता है कि आप देखिए, मैं इसकी बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि अमलाक बर्बाद हों, लेकिन मसला ये है कि आप जो हर आदमी को दीवार के साथ लगा रहे हैं, हर आदमी को रोजगार आप नहीं दे रहे, बिजली जो है आप नहीं दे रहे, गर्मी देखें 50 पे जा रहा है जो आपका जो दर्जा हरारत है, और एक पंखा भी नहीं है लोगों के पास। तो फिर आप ये गलत है अगर कोई उनको इंस्टिगेट कर रहा है, कोई उनको प्रोवोक कर रहा है, वो भी गलत है अपनी जगह पे। लेकिन बुनियादी गलती कहाँ पे? बुनियादी गलती ये है कि जब आप आबादियों से आफियत छीन लेते हैं, उनका सुख छीन लेते हैं, घर का आराम छीन लेते हैं, तो फिर आप कहते हैं जी आप ऐसे क्यों करते हैं? समी साहब, लगता है कि मौशी बहरान के साथ साथ सियासी बहरान भी शुरू होने वाला है। स्पीकर रूलिंग केस की समाअत है, हो सकता है कोई फैसला भी आ जाए, और ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसला आने की तवक्को है। तो अगर वज़ीर आज़म साहब फारिग हो जाते हैं तो क्या एक नया सियासी बहरान शुरू हो जाएगा? शाजिया, मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि ये बुनियादी तौर पर इस वक्त जो कौम जो है ना वो बटी हुई है, बिल्कुल बुरी तरह पॉलिटिकली डिवाइडेड है। और ये एक परसेप्शन जो वज़ीर आज़म के साथ लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के हमदर्द हैं या जिन्हें हम अलाइज कहते हैं, उनका ये परसेप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म साहब को घर भेजेगी, जबकि जो दूसरी जमातें उनका परसेप्शन ये है कि वज़ीर आज़म सजा याफ्ता हैं और इनको घर जाना ही जाना है। मैं सिर्फ इस पर इतना कहूँगा कि आज से 20-30 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक सियासी फैसला दिया जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई गई, और आज भी जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने जा रही है या अगले चंद दिनों में सुनाएगी, इसको भी जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो एक सियासी फैसला तस्वुर करेंगे। और ये जो बहरान है, सियासी बहरान, ये मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो कौम की जो खलीज है आपस में, ये मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बुनियादी तौर पर ये जो परसेप्शन है, मैं ये नहीं कहता कि ये कानूनी फैसला होगा या गलत तौर पर फैसला होगा, हो सकता है कानून भी यही कहता हो। मैं सिर्फ परसेप्शन की बात कर रहा हूं कि इस फैसले से कौम मजीद डिवाइड होगी, मुल्क मजीद डिवाइड होगा और जो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है उसमें इजाफा होगा। नहीं तो क्या ये सारी बातें ये जो डिवाइड होने की बात है ना, इसकी थोड़ी सी मेरे ख्याल में वजाहत हो जाए। एक तो डिवीजन ये है कि उन लोग, एक तो वो लोग हैं जिनके पास बिजली नहीं है, और एक वो लोग हैं जिनके घरों में जनरेटर चल रहे हैं। डिवीजन रियासत के इदारों की सतह पर तो है, लेकिन इस डिवीजन की कोई रिफ्लेक्शन जो है, मिसाल के तौर पे यहाँ बड़े जुलूस जो निकल रहे हैं या जो कल अनरेस्ट हुआ, वो इस बात पे नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आने वाला है या क्या नहीं आने वाला। उन्होंने कहा जी हमारे पास बिजली नहीं है। तो ये मेरा जो क्राइसिस है, जो रूलिंग एलीट का क्राइसिस है, वो ये है कि जिसकी हम बार बार समी साहब भी जिक्र करते हैं कि जो डिस्कनेक्ट हमने बना दिया कि वो कहीं और लड़ रहे हैं,
वो किसी और दुनिया के बासी लगते हैं। ये किसी और दुनिया के बासी हैं जिनके पास बिजली नहीं है, जिनके पास रोज़गार नहीं है। तो यूँ लगता है कि वो न जाने कब इस मसरूफियत से फारिग होंगे, कब जो है एग्जीक्यूटिव को ये पता चलेगा कि उसके क्या उसके फरीज़े हैं, कि उसकी कानूनी और आइनी तौर पर उसका हक है, क्या उसका फरीज़ा है कि उसने अवाम के हकूक़ जो है वो उसकी दहलीज पे रखने हैं, जो आइन में लिखे हुए हैं। उसमें कोई लड़ाई नहीं हो रही, उसमें कोई बात नहीं हो रही। लेकिन समी साहब, एक बात समझ नहीं आती, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को रेफरेंस भेजा और स्पीकर ये कहती हैं कि उनके पास इख्तियार है कि किसी भी रुकने पार्लियामेंट की अहलियत या ना अहलियत का फैसला वो कर सकती हैं 18वीं आईनी तरमीम के बाद, तो क्या ये बात सुप्रीम कोर्ट नहीं जानती कि उनके पास इख्तियार है, उसके बावजूद वो इस फैसले पर नजरसानी कर रहे हैं, फिर कोई फैसला दे सकते हैं? शाजिया, आपने बात जो कही है वो बिल्कुल सही है, और अगर हालात आम होते तो होना भी यही चाहिए था कि अगर कुछ एक स्पीकर साहब का ख्याल है तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट कर देगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि एक्सक्यूज मी, कि इस वक्त जो परसेप्शन है सुप्रीम कोर्ट और एग्जेक्टिव के और पीपल्स पार्टी के दरमियान आपस में जो लड़ाई है वो इतनी वाजे हो चुकी है कि जो पीपल्स पार्टी के साथ लोग हैं वो इस फैसले को कभी भी कानूनी तस्लीम नहीं करेंगे। अगर ये कन्फ्रंटेशन ना होती और अगर कोई इसको इस तरीके से लड़ाई को लड़ा जाता, कोई लार्जर बेंच होता या जिसमें जो पार्टिजन है सुप्रीम कोर्ट का वो सामने नजर ना आया होता, तो फिर तो यकीनन ये एक कानूनी मामला था और इसका कानूनी अंदाज में ही फैसला होना था। लेकिन अब जो सूरत हाल है इसमें शाजिया, पीपल्स पार्टी के लोग इसको किसी तरह भी कोई कानूनी फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि ये कानूनी फैसला है। तो इससे मामला सुप्रीम कोर्ट कुछ भी डिसाइड कर दे आज, इससे कोई मामला सुलझेगा नहीं, इससे मजीद बिगाड़ पैदा होगा और इसके पाकिस्तान पर दूर रस असरात होंगे। लगता है पीपल्स पार्टी फिर अदलिया के सामने एक बार फिर से खड़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी देखते हैं कि आज क्या फैसला आता है। एक कॉलर है हमारे साथ कराची से, नवीद। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैडम, जैसे ये काजी साहब फरमा रहे हैं कि ये जो तोड़ फोड़ हो रही है, सिर्फ तोड़ फोड़ नहीं है, ये हमारी जब आप गर्दन दबाएंगे तो हमारी आंखें तो निकलेंगी। तो हम अब सोचना ये चाह रहे हैं कि कोई शबाज पे इल्जाम दे रहा है, कोई दे रहा है किसी दूसरे पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मामला अगर हल किया जाए तो सारे मामला खत्म हो सकते हैं। ये लोग सिखा रहे हैं हमें कि आप एहतजाज करो, आने वाले दिनों में कोई हुकूमत आएगी तो हमें ये भी आदत बढ़ जाएगी ऐसे करने की, छोटे से काम पे भी हम निकल आएंगे बाहर। ठीक, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। कैसा वही बात वो कह रहे हैं जी, मसला ये नहीं है कौन क्या किसी को प्रोवोक कर रहा है या नहीं कर रहा, बात ये है कि जो आपका फरीजा है, जो स्ट्रेटजिक एसेट्स, स्ट्रेटजिक एसेट्स होते हैं, आपको आटा फराम करना है, आपको बिजली फराम करनी है, ये सरकार के काम है। सरकार अपना काम नहीं कर रही। आज अहमद मुख्तार साहब ने वाजे कर दिया कि ये 3 महीने तक तो आप बर्दाश्त करें, इसके बाद आपको आदत हो जाएगी। चलिए आपकी खबरों की तरफ भी आते हैं। मुझे सरकारी इदारों के ज़िम्मे बिजली के बिल के जो वाजिबात शाजिया, वो तो मैंने खबर आपको बता दी तकरीबन, ये मेरे पास है ताकि मैं करेक्ट कर दूं, क्योंकि इससे पहले ये तकरीबन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने 212 अरब रुपए बिजली के वाजिब अदा है, 166 अरब रुपए जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर ने देने हैं, 15.6 अरब रुपए आउटस्टैंडिंग है पंजाब के, जबकि 51 बिलियन जो हैं वो एरियर्स हैं सिंध के। अब ये मैंने लेने हैं, आपने लेने हैं, ये किसकी काम है? ये जब बिजली किसी ने इस्तेमाल की है तो इससे बिल किसने लेना है? हमने लेना है। भाई हमारे घर तो तीसरे महीने में आ जाता है बंदा, वो कहते हैं ना काटने के लिए आ जाता है, बदतमीजी वो अलहदा फरमाते हैं, जो मतलब जाहिर है वो तो करेंगे। लेकिन एक मैं बस ये जिक्र कर दूं कि अब आजकल वो बड़े तमीज़ से बात करते हैं। जब उन्हें एक दिन मैंने कॉल की तो मेरी बिजली ख़राब थी, तो उन्होंने ऐसे नस्तालीक अंदाज में, लखनवी अंदाज में उन्होंने कहा, और बल्कि मुझे जिक्र करना चाहिए था, वो बच्चों के नाम भूल गए, उन्होंने मेरे रिस्टोर भी कर दी बिजली, तो अच्छी बात है, उसका भी जिक्र कर देना चाहिए। मगर बात यह है कि ये कब अपना काम करेंगे? वो आप बिजली पानी के वजीर कह चुके हैं जी, ये तो नहीं हो सकता। 3 महीने तो अब हम किसके पास जाएं? समी साहब कहते हैं जी वोट देके तब्दील कर देते हैं। तब्दील हमने तब्दील ही किया था, आज से 4 साल 5 साल पहले मुशर्रफ साहब से जान छुड़वा के इनको ही हमने तब्दील किया था। तो अब ये बिजली का बिल अगर हासिल नहीं कर सकते, टैक्स जो है वो जीडीपी रेशो 9% ऑफ जीडीपी से नीचे गिर गई, आके 9% से भी नीचे आ गई, तो ये हमने लेने हैं, ये कौन करेगा? अब इसके जवाब में हम कह दें हाँ इन्होंने डिलीवर तो नहीं किया, मगर इसी निज़ाम में से एक जिन निकलेगा वो हमें ठीक कर देगा। सब आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? देखिए काजी साहब तो कोई भी मौका नहीं जाने देते जहां पर उन्हें इस सिस्टम के खिलाफ कुछ मौका मिल जाए बोलने का। वो अफराद की जो नाकामी है उसको सिस्टम पर डालकर तो वो कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि ये वोटों के ज़रिए कैसे तब्दील होंगे। काजी साहब, मैं नहायत अदब से अर्ज़ करूँगा कि ये एक तरीका है तब्दील होने का। जिस मुल्क में मैं बैठा हूँ, जहाँ पर आज लोड शेडिंग नहीं है, इस मुल्क में सारे का सारा जो निज़ाम है वो जमहूरियत ने ही ठीक किया है और जमहूरियत ने ही लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया है।
चलिए आप 300-400 साल की तो जमहूरियत है, तो इतना इंतजार करना पड़ेगा हमें, मेरे ख्याल फिर में। हमारी नस्ल क्योंकि नहीं अगर देख अमेरिका की सकेगी। जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके अब तक जो वक्त है, तो फिर कितना हमें कोई टाइम फ्रेम दे दें, क्योंकि कहते हैं ना कि इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। नहीं, मैं तो टाइम फ्रेम इतना कहता हूं कि ये जो फैसलाबाद के लोगों का एंगर है, ये जो पूरे पाकिस्तान का एंगर है, ये कुछ ज्यादा देर की बात नहीं है। 2-4-6 महीने में इलेक्शन होने वाला है और आप बिल्कुल इस वक्त इस समीर साहब, 6 परफॉर्मेंस महीने की बुनियाद पर लोग जाके 6 फैसला महीने दें, बाद सबसे छुटकारा मिल जाएगा। मैं 6 महीने बाद, अल्लाह करे हम इकट्ठे ही हों, इधर प्रोग्राम में बैठे हों, मैं आपसे सवाल करके पूछूंगा क्या तब्दीली आई है। अल्लाह करे ये सब कुछ हो जाए। चलें आगे जरा। नहीं नहीं बिल्कुल आगे मैं ये अर्ज करता हूं कि मैं अभी आपको ये बात मैं अपने दिल की गहराइयों से बता रहा हूं कि इस वक्त मेरी जिस पाकिस्तानी से भी बात हुई है, पाकिस्तान में भी, यहां पर भी, वो अज़म किए हुए हैं कि अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे, सही इस्तेमाल करेंगे, बिरादरी की बुनियाद पर नहीं। और ये जो लोड शेडिंग का मामला है, अनएम्प्लॉयमेंट का मामला है, इसको सामने रख कर वोट देंगे। सर, हर पार्टी की गोद में कार्टल्स बैठे हुए हैं, बस इतनी बात कर दूं। जितनी इस वक्त मनस्सा शहूद पे पार्टियां सामने हैं, जिनमें से किसी के एक आने का एक खदशा या उम्मीद हो सकती है, लोगों का उनमें सारे वही बैठे हुए हैं। जब तक इनको नहीं आप हटाएंगे कुछ नहीं होगा। अच्छी लगती है क्या बात यह है- क्या क्या मैं देखिए, कहूंगा, मुझे इमरान खान की ये मैं बात आपसे- अच्छी लगती है कि सुनामी आ रहा है, ये लोगों का सुनामी जो है ना, ये कार्टल को बहा के ले जाएगा। जरा वो किसी को देखिएगा रहने जो नहीं देगा, सुनामी- मैं बता सुनामी रहा हूं में आपको। लोग कौन कौन से शामिल हैं वो भी किसी से ये ढके अभी छुपे आएंगे नहीं। ना, तो मैं प्रेस क्लब के बाहर दिखाऊंगा किस किस की तस्वीर उनके साथ जी, लगी हाँ हुई जी। है आज। लेकिन मैं जी। आपसे एक सवाल करता हूं समी साहब, क्या फर्क है वो जो इलेक्शन था, जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब आए थे, और क्या इलेक्शन है 2008 के इलेक्शन में? उसमें क्यों बुर्ज उल्टे थे, उसमें क्यों एक तबका नीचे से उठ के आया था, और यहां फिर क्यों एक ही क्लास में से एक जो हिस्सा है वो चला गया और दूसरा आ गया? तो ये लंबी बात है मेरे ख्याल में, इस पे हम बाद में एक बात और करेंगे। कॉलर है जावेद मैं अमेरिका से। आपका मुख्तसरन सिर्फ जी, दे अगर इजाजत दें तो एक सवाल का इसका जवाब दे दूं, सिर्फ 2 सेंटेंस जी, में। दे फर्क दे। ये था उस इलेक्शन में कि जुल्फकार अली भुट्टो का पाकिस्तान के लोगों के साथ कनेक्शन था, पाकिस्तान के लोग जुल्फकार अली भुट्टो पर इत्माद करते थे और उन्होंने उसको एक सच्चा लीडर समझा था। अभी भी जो लीडर जिस पर पाकिस्तान के लोग इत्माद करेंगे, इसको हमने बार बार वोट दिए हैं। मियां साहब को भी मैंडेट दिया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी मैंडेट दिया, और मैं ये आखिर में मैं फिर और हशर क्या हुआ इस मैंडेट का, ये भी तो बता दें। विजडम वाली कौम है, ये उड़ा के रख देगी सब कुछ। नहीं समी साहब, हशर क्या हुआ उस मैंडेट का जो उन्होंने मैंडेट दिया? मगर एक बात ऐड कर लें, 68-69 की मूवमेंट थी, 138 दिन की मूवमेंट थी उनके पीछे। ये वो 138 दिन थे जो इस मुल्क के अवाम की असल तारीख है, बाकी तो हुक्मरानों की है। आप कॉल ले लें अब। फिर मैं कहूंगा कि उस मैंडेट का हशर पाकिस्तान की फौज और अदलिया ने जिस तरह किया, फिर नहीं, सियासतदानों ने बड़ा संभाल के रखा मैंडेट को, माशाल्लाह। देखिए ना, सियासत शुरू हो जाती है। समी साहब, सियासतदानों ने बड़ा सेंचा मैंडेट को, बड़ा उसको पानी शानी लगा के बड़ा तनावर दरख्त बनाया उसको। कॉल ले लो। अपनी मौत को गले लगाया जुल्फकार अली भुट्टो ने, और 10 साल जलावतनी गुजारी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। सियासतदानों ने, दोनों बड़ी जमातों के रहनुमाओं ने बड़ी सैक्रिफाइस। नहीं, वो अपने मल्लात में बड़ी तकलीफ में है। अवाम बड़े खुश हैं अपनी कटरियों में और अपनी झोंपड़ियों में बड़े खुश बैठे हैं अवाम। ये जो 2-2 हजार एकड़ में रह रहे हैं, ये बड़ी तकलीफ में है। जिनके घरों में बिजली नहीं आ रही, जिनके जो जहां पे सैनिटेशन नहीं है, वो बड़े खुश हैं। और ये जो लीडर हैं, ये बड़ी तकलीफ में। मैं इत्तेफाक करता हूं आपसे। नहीं, ये मैं आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं। समी साहब, 2 मुख्तलिफ दुनियाओं में रहने वाले ये लोग हैं। इस मुल्क के 90% अवाम जिस कंडीशन में रह रहे हैं, उनको अंदाजा ही नहीं है। जो 2-3 करोड़ की गाड़ी से जो बाहर देखते हैं ना शीशे से मंजर, वो और मंजर है, बाहर से अंदर का मंजर और है। इनमें कोई गैप, कोई ब्रिज करना पड़ेगा। इसमें कोई रिश्ता कायम नहीं होगा, तो फिर जमहूरियत का बेमानी खेल चलता रहेगा। लेकिन फिर वही बात, तब्दीली वोटों के जरिए। कॉलर है हमारे साथ अमेरिका से, जावेद। हेलो हेलो, मुझे लगता है कॉलर ड्रॉप हो गए। समी साहब, आपकी खबरों की तरफ वापस आते हैं। आपने खबर दी थी फाटा में जो ड्रोन हमले बंद हो गए, तो पोलियो कैंपेन शुरू हो गई। देखें शाजिया, पूरी दुनिया में इस वक्त ये जो NGOs काम करते हैं, उनके हवाले से एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है जब से CIA ने डॉक्टर शकील अफरीदी को इस्तेमाल किया असामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए। और कई ममालिक में ये जो काम है, ये बिल्कुल जो इस तरह का फ्लाई काम है, वो सस्पेंड होकर रह गया। पाकिस्तान में भी जो गुल बहादुर ग्रुप है अफगान या हमारे पाकिस्तानी तालिबान का, उन्होंने कहा है कि हम ये पोलियो कैंपेन की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि हमें ये डर है कि ये फिर दोबारा कोई साजिश ना हो। अब देखें, ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और ये इस वक्त पूरी दुनिया में ये बात गुफ्तगू का बायस बनी हुई है। वो छोटे छोटे मासूम बच्चे पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में, उनको पोलियो वैक्सीन नहीं मिलेगी, और उसका जिम्मेदार अगर आप देखें तो इनडायरेक्टली
अमरीकी CIA है, क्योंकि उन्होंने शकील अफरीदी को इस्तेमाल करके जो इस पूरी तरह इस कैंपेन को, जो लोगों का एतमाद उसको मजरू किया है, अब उसका खमियाजा हमें इस सूरत में भुगतना पड़ रहा है। सही। समीर काजी साहब, आपकी खबरों की तरफ आते हैं। बलूचिस्तान में जो जारी ग्रेट गेम है और शाजिया, बात यह है कि ये कैसी तकलीफ दे बात है कि आपकी सरजमीन के अंदर जो दौलत पड़ी है वही उसके ऊपर रहने वाली आबादियों के लिए अजाब बना के रख दी जाती है, और ये जितनी जंगें बर्पा की जाती हैं इसके लिए जो एक पहले यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से थीसिस लिखवाए जाते हैं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हो गया, इससे पहले फ्रांसिस फुकुयामा आ गया, एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया, ये पूरी कहानी और एक वारदात बनती है। और इस वारदात का एक मकसद होता है, मकसद ये है कि अब मैंने कल जिस तरह मैं दोनों खबरों को जोड़ देता हूँ, जिस तरीके से बलूचिस्तान जो है वहाँ पे कापर है और मिनरल्स हैं, गैस है, सोना है, बेशुमार चीज़ें हैं, अब उस पर नजरें हैं और उसके लिए ये सारी ग्रेट गेम चल रही है। कुछ ईरान की और सऊदी अरब की अपनी भी लड़ाई है। इससे पहले हम यहाँ खबर दे चुके हैं, जो एक फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है अमेरिका का, उसमें ये छपी थी कि कैसे इवन इजराइल तक वहाँ डर आया है। वो तो आएंगे, ये हमारी दौलत है, बलोची हमारे भाई हैं, अगर ये इसको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम इस पे जाके वही करेंगे जिस तरह CJP साहब जो हैं इस पे एक्शन ले रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है वो लें और पता चले कि ये कौन जो मिसिंग पर्सन का इशू है ये इसको भी उठाएं और ख़त्म करें, जो भी मामला है, मगर इसको बड़ी दानिशमंदी से करना पड़ेगा। पूरी रेशा दवानियाँ हो रही हैं, हम जो हैं यहाँ आज लड़ाई हो रही है, PM साहब हैं या नहीं है, CJP साहब आज सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है क्या नहीं करती, नीचे ज़मीन से हमारे पाँव के नीचे से रग खींच रहे हैं वो लोग, तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। इसके साथ मैंने आपको जोड़ के, कल की खबर अधूरी रह गई थी, मैं आपको मिसाल देता हूं, अब क्या हो रहा है, अब चाइना अफगानिस्तान में घुस आया, वहां पे जो कापर की एक बड़ी माइन है वो 1.9 ट्रिलियन डॉलर उसकी मालियत बताई जा रही है। आप ये समझो कि हमारी GDP के कुछ 10 गुना ये पैसे बनते हैं। अब वहाँ पे 28 तारीख अमेरिका में थोड़ा सा रैटल हो गया, वहाँ पे एक इस खबर ने उनको परेशान कर दिया कि भाई ये वारदात तो सारी हमने की थी यहाँ पे, और फिर सेंट्रल एशिया के साथ फायदा कौन चाइना लेके जा रहा है। अब चाइना की नज़र में सिर्फ यहाँ के मिनरल्स, यहाँ का आयल, या वो नॉर्थ में जो उनका दरिया है उसके बेसन में आयल बहुत सारा मिला है, तकरीबन 2 बिलियन बैरल आयल है वहाँ पे। अच्छा। वो भी उन्होंने उसका ठेका ले लिया। अब ये है कि सिर्फ वो यही नहीं करना चाह रहे, वो ये भी चाह रहे हैं कि अगर यहाँ स्टेबिलिटी आती है, यहाँ कोई 5-6 बिलियन डॉलर चंद अगले 2014 तक जो है या कुछ अरसे तक काबुल कमा सकता है, तो अगर ये इलाका स्टेबल हो जाए तो यहाँ से फिर वो सेंट्रल एशिया भी जाएं और ये कहानी भी करें। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये क्यों आते हैं, हमें किस तरह से अपने मिनरल जो हैं और अपने वसाइल को एक्सप्लॉइट करके अपनी रियासत को मजबूत बनाना है, ये है करने वाले काम, और जो ये कर रहे हैं वो आपके सामने है। एक कॉलर हमारे साथ इस्लामाबाद से, अरशद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैडम, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो एक सिलसिला है बिजली के बिलों में, आपने देखा होगा ये एक स्पेशल चार्ज करना शुरू किया है इन्होंने, जो पिछले 8 महीने पहले और 10 महीने पहले के चार्जेस लेते हैं, और वो कई दफा उस असल बिल से भी बढ़ जाते हैं जो हमारे आजकल हम पे कर रहे हैं। तो मैडम ये सवाल ये पैदा होता है कि इनको ये राइट, इसके लिए कौन आवाज उठाएगा? क्या हर बात अदलिया ही उठाएगी या कोई और NGOs हैं ये इतना बड़ा दावे करते हैं? क्या इनको ये एहसास नहीं है कि ये चीजें जो है अवाम को किस तरह दबा रही हैं? आपने अगर ये इजाजत दे दी कि पिछले 8 महीने पहले जाके पैसे वसूल करना शुरू कर दो, तो इस तरह तो फिर दूसरे महकमे भी यही शुरू कर देंगे अवाम के खिलाफ। ठीक है, ये पिछले वाले के रेट क्यों चार्ज कर रहे हैं? इस पे हम प्रोग्राम कर चुके हैं, इस पे हम प्रोग्राम कर चुके हैं, आइंदा भी इस पे हम प्रोग्राम करेंगे। कि बात ये है कि जिस तरह ये ऐसी है जैसे आपने 8 महीने पहले कुछ चीज या कपड़ा दुकान से खरीदा हो और बिल दोबारा आ जाए, इतने का नहीं जी, इतने का महंगा हो गया। अच्छा समी साहब, आपकी खबरों की तरफ आते हैं। आप वो चेन्नई वाली खबर हमारे साथ शेयर कीजिए, जो एक बच्ची फुटपाथ पर रहती थी लेकिन वो स्कूल में अव्वल आ गई, कैसे वो पढ़ती थी, कैसे वो मैनेज करती थी? समी साहब आवाज आ रही है? फिर लगता है आवाज उनकी मुझे लगता है समी साहब। मैं इतना अर्ज कर दूं कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ, उस बच्ची ने बड़ी हिम्मत की। समी साहब से दोबारा कनेक्ट कीजिए। बड़ी अच्छी बात है बच्ची ने वहाँ, लेकिन क्या कोई ऐसी खबर भी हम लाएं, कोई ऐसी बात भी करें कि इन फुटपाथ से बच्चों को लेके मुनासिब घरों में ले जाएं? मतलब हम इसको इस तरह ना ग्लोरीफाई करें कि जी अब जो है वो फुटपाथ पे बैठे रहे, आप यहीं से आप इंशाल्लाह फर्स्ट आएंगे। बात ये है कि हम ये भी बात करें कि हाउ कैन वी, खबर का मतलब था एक अज़म, एक आपका इरादा। शाजिया, अज़म से मुराद ये है कि वही है जिसे टोकनिज्म कहते हैं। इसे टोकनिज्म का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे अगर सदर ओबामा जो है वो स्याफाम है मेरी तरह, तो हम क्या कहेंगे? अमेरिका में तो स्याफाम भी सदर बन सकता है। ये एक लॉजिकली ये बात ठीक है, मगर इस वक्त सबसे ज्यादा जो स्याफाम है वो तो जेलों में है, वहाँ पे सबसे ज्यादा जो गुर्बत का शिकार है वो स्याफाम है, फिर मैक्सिकन है, फिर कुछ गोरों का कोई हिस्सा आता है। तो मेरे ख्याल में बात वो आएंगे तो बात करेंगे, मगर मैं अगर वो नहीं है तो मैं इतनी देर में यूके की बात कर दूं। यूके में मैं गार्जियन आज देख रहा था, तो मैंने देखा
कि वहाँ पे जो पावर्टी के फिगर्स रिसेंटली आए हैं, और गार्जियन का ये अपना सर्वे था कि 3.6 मिलियन ख़ानदान जो हैं वहाँ पे वो गुर्बत का शिकार है, और ये उनके पास नौकरियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद जब महीने के आखिर में तक वो पहुँचते हैं तो वो उनके पास पैसे नहीं होते अपने बच्चों को फीड करने के लिए, और तकरीबन 2.2 मिलियन बच्चे जो हैं वो इसका शिकार है। मैं हैरान इसलिए हो रहा था कि इस वक्त पूरे यूरोप में अजीब खलबली माशी मची हुई है, और पिछले दिनों में इसी प्रोग्राम में हमने खबर दी थी कि कैसे फ्रांस, स्पेन और इन इलाकों से लोग जो हैं वो हिजरत करने का सोच रहे हैं, क्योंकि यूरो वहाँ नहीं चलता, अभी यूरो से बाहर था और अब तो वैसे भी अलहदा हो गया है। मगर अभी ये अगर यूके की हालत है तो यूके ने तकरीबन 90 बिलियन पाउंड की कट लगानी है अभी अवामी स्पेंडिंग पे, तो वहाँ पॉलिटिकल कितना बड़ा तूफान ब्रू कर रहा है। और अभी समी साहब अगर आ जाएं तो अपनी खबर, टाइम भी कम खत्म हो गया है, और वो जो यूनान की उन्होंने बात की थी वो भी मैं उनसे कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा। अर्ज कर दूं कि यूनान में जो सिरिजा है वो पार्टी हार गई है, जो रेडिकल लेफ्ट था, और जो कंजर्वेटिव जैसे जो है कंजर्वेटिव डेमोक्रेटिक पार्टी है वो जीती है। और उसने वादा यह किया था लोगों से कि जो हम बेल आउट है उसमें थोड़ी सी तरमीम करेंगे, मगर ये तरमीम हो नहीं पाएगी। कल करेंगे, समी साहब से बात करेंगे इस पर। अभी शायद वक्त खत्म हो चला, बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए। खबरें दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।